चलो, कल क्या पढ़े थे हम लोग? कल हम लोग ये समझे थे 1885 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस की स्थिति और राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति। कैसा रहा राष्ट्रीय आंदोलन? कांग्रेस की भूमिका कैसी रही? बहुत उदारवादी। उदारवादी क्यों रही? क्यों इस समय कांग्रेस पर किस किस का प्रभाव दिखाई दे रहा था? फिरोज शाह मेहता जी का, दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी का। इतने सारे लोग उसको कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और यही कांग्रेस की नीतियों को चला रहे थे। अब ये देखना है कि इस समय उदारवादी कांग्रेस बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। जब उग्रवादियों का कांग्रेस में प्रवेश हुआ तो उग्रवादी इस नीति को कहने लगे कि ये भिक्षा मांगने वाली नीति है, इसलिए हमें इसको बदल देना चाहिए। इसी दौरान जब भारत में सब हो रहा था तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में जाकर के 1887 में, 1887 में, 1888 में और 1889 में कुछ संगठन बनाए और उनका उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना। इन संगठनों को, इनमें एक थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन ब्रिटिश कमेटी, भारतीय ब्रिटिश समिति। एक थी सुधार समिति आजादी के बारे में और एक थी इंग्लैंड की इंडिपेंडेंस लीग। इन्होंने 3 संगठन ऐसे बनाए कि भाई इंग्लैंड में भी कांग्रेस का प्रचार शुरू हो गया और इंग्लैंड के लोग भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को समझने लगे कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे काम कर रहा है, हमको कैसे काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इतना सफल कभी नहीं रहा जितना सफल उसको होना चाहिए। इसी कारण से भारत में दूसरा आंदोलन का उदय हुआ, दूसरे उसका फेज का, जिसको 1905 से 1919 तक हम लोग मान के चलते हैं। अब ये क्यों आया? इसको कहते हैं भारत में उग्रवाद का उदय। यानी अभी तक उदारवाद चल रहा था, मुलायम चल रहा था, अब थोड़ा सा कठोर आने वाला है जिसको कहेंगे उग्रवाद। तो एक्सट्रीमिज्म जो इंडिया में डेवलप हुआ वो कैसे डेवलप हुआ, किन किन कारण से डेवलप हुआ, उसको हम देखेंगे। पहला कारण था इसके उदय का कि धार्मिक भावनाएं लोगों की बहुत आहत हो रही थी। कैसे? जो उदारवादी नेता थे, जिनके मैंने अभी नाम लिए, जितने भी उदारवादी नेता थे, ये उदारवादी नेता पश्चिमी सभ्यता को सपोर्ट करने लगे, समर्थन करने लगे, पश्चिम के समर्थक हो गए और उनका ऐसा मानना था कि अगर हम अपनी परंपराओं को बदल लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो बहुत सॉफ्ट हो गए। दूसरी तरफ जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे अरविंद घोष, कट्टर हिंदुओं का समर्थन करने वाले। इसी प्रकार से विवेकानंद, भारतीय राष्ट्रीय परंपराओं का समर्थन करने वाले। इसी के अनुसार दयानंद सरस्वती, भारतीय राष्ट्रीय परंपराओं का समर्थन करने वाले। तो जो उग्रवाद के समर्थक थे, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो। विवेकानंद उग्रवादियों में नहीं आते, लेकिन वे पश्चिमी सभ्यता का विरोध करके भारतीय सभ्यता का समर्थन करते थे और हिंदुओं का समर्थन करते थे। ये भारतीयों के समर्थक थे। तो भारत के लोगों में ये भावना आ गई कि उदारवादी हमको पश्चिम की ओर ले जाना चाहते हैं। उदारवादी जितने भी नेता हैं वो हमको पश्चिम की सभ्यता के साथ मर्ज कर देना चाहते हैं, जबकि उग्रवादियों का ग्रुप है वो हमको पश्चिम के साथ मर्ज नहीं करना चाहते। वो हमको क्या करना चाहते हैं कि हमारी खुद की ही विकास को ज्यादा आगे देखते हैं, जैसे हिंदुओं के विकास को बहुत आगे देखते हैं। ऐसा मानना था पश्चिम के विकास करने वालों से। इस तरह से इनके प्रति लोगों में रोष व्याप्त हो गया और लोगों को लगने लगा कि ये हमारी संस्कृति का, हिंदू धर्म का और राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाएंगे
और ये धीरे धीरे करके 15-20 साल से कोई बड़ा प्रभाव कर भी नहीं पाए। तो जनता जो धीरे धीरे है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगी? उग्रवाद की तरफ पब्लिक ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो लोगों की भावनाओं में परिवर्तन आया और इस प्रकार से उग्रवादियों को समर्थन मिलना शुरू हो गया। ये उग्रवाद के उदय होने का सबसे पहला कारण था। ठीक है। दूसरा कि उस समय वर्ल्ड में बहुत सारी किताबें लिखी जा रही थी, उसमें से एक फेमस एसेस्ट हैं जिनका नाम है बेकन। कब की बात है ये? 1905, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की। तो उस समय बेकन लिख रहे हैं, इसने लिखा है कि जब हम बहुत अधिक दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, हमारा अति शोषण होता है और उसी शोषण के दौरान हम में विरोध की भावना तेज हो जाती है। जब हम किसी को जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो फिर वो फट जाए। तो अति शोषण के पहला हो गया ये वाला, और दूसरा हुआ अति शोषण। जो अति शोषण हो रहा था उस कारण से बड़ी संख्या में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया और ये लगने लगा कि ये रोष हमको कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचा देगा कि हम अंग्रेजों का विरोध करने लगेंगे। और अब विरोध वैसा नहीं करना है कांग्रेस जैसा या वैसा उदारवाद जैसा नहीं करना, उग्रवाद जैसा विरोध करना है। तो इस कारण से हुआ। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटना यह थी सबसे बड़ी, एक छोटे से जापान ने रूस को हरा दिया था। छोटे से जापान ने रूस को हरा दिया था 1905 में। इस घटना से ये लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं योजना अच्छी होनी चाहिए, छोटे छोटे देश भी बड़े देशों को हरा सकते हैं, यानी छोटी छोटी ताकतें बड़ी बड़ी ताकतों को हरा सकती हैं। इस तरह से इन उग्रवादियों पर, क्रांतिकारियों पर जनता का विश्वास बढ़ने लगा कि इनकी अगर योजनाएं सही होंगी तो ये आसानी से सरकार को बदल देंगे, ब्रिटिश सरकार को यहां से भगा देंगे, ऐसा इनका मानना था। इन सब के अलावा चौथा था कि उस समय बड़ा सा साहित्य लिखा गया जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखा गया और पूरी दुनिया लिख रही थी कि ब्रिटिश सरकार जरूरत से ज्यादा शोषण कर रही है। और इस बात की भी चर्चा होने लगी कि कांग्रेस कोई प्रभावशाली संस्था नहीं है, कांग्रेस पिछले 15 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। तो कांग्रेस के इस 15-20 साल के 22 साल के परफॉर्मेंस के कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। ऊपर से जिन नेताओं की उम्र भी बढ़ती जा रही थी जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, और ये क्रांतिकारी को जो नेता थे वो उसको एक नया रास्ता दे रहे थे। वो जो कह रहे थे कि कांग्रेस की सुधारवादी नीति से काम नहीं चलेगा, हमको एक नई नीति फॉलो करनी पड़ेगी। और इन सुधारवादी नेताओं में कौन कौन थे, क्रांतिकारी नेताओं में कौन कौन थे? एक थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। और भी बिपिन चंद्र पॉल तो कहते ही थे कि कांग्रेस की नीति भिक्षा मांगने की नीति है और इस भिक्षा मांगने की नीति में मैं सहयोग नहीं कर सकता हूं। तिलक कहते ही थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, बिना स्वराज्य के आजादी संभव नहीं है, बिना स्वराज्य के आजादी संभव नहीं है। ठीक। लाला लाजपत राय उग्रवादी नीतियों के सबसे बड़े समर्थक थे क्योंकि वे वैश्विक स्तर की घटनाओं से बड़े प्रभावित थे। उन्हें लगा था कि विश्व में बड़ी बड़ी छोटी छोटी ताकतों ने बड़ी बड़ी ताकतों को हराया है तो हम भी इनको यहां हरा देंगे। और इसमें एक थे अरविंद घोष। अरविंद घोष जो ये कहते थे कि स्वराज प्राप्ति के लिए हमको, अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहले हमको एक होना पड़ेगा और अपनी राष्ट्रवादी चीजों का ही समर्थन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये चार लोग वो थे जो ये चाहते थे कि इस देश में उग्रवादी तरीके से आजादी प्राप्त की जाए। इन्होंने अपने विचार देना शुरू कर दिए 1905 के बाद से ही कि हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे जो कांग्रेस ने अपनाया है, हमारा तरीका कांग्रेस से बिल्कुल अलग होगा। यहीं से शुरू हुआ उग्रवाद का उदय। जब उग्रवादी विचारों को समर्थन मिलने लगा उसी समय भारत के अलग अलग स्थानों पर उग्रवाद ऑब्लिक क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। उनमें सबसे बड़ा सेंटर था बंगाल, दूसरा सेंटर था महाराष्ट्र और तीसरा सेंटर था पंजाब।
ये 3 जगहों पर सबसे ज्यादा पहले क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई। अब बंगाल जो सेंटर है क्रांतिकारी गतिविधियों का, वहां के लोगों की अगर मैं बात करूं, लोगों की, तो सबसे पहले वहां पर अपन को दिखाई देंगे बारिंद्र कुमार घोष। ये कौन थे? बारिंद्र कुमार। और एक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। एक थे ब्रह्म बंदोपाध्याय। एक थे रास बिहारी बोस। ये सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। और एक थे बाघा जतिन। तो बंगाल में क्रांतिकारियों की एक सेना तैयार हुई और उनका उद्देश्य था कि बंगाल में दोनों तरीके से विरोध किया जाएगा। अखबारों के द्वारा भी विरोध किया जाएगा और घटनाओं के द्वारा भी विरोध किया जाएगा। जब इनसे पूछा गया कि आपका काम करने का तरीका क्या होगा, तो हमारे काम करने का तरीका सबसे अलग होगा, क्योंकि हम इस प्रकार से कांग्रेस की तरह काम नहीं करेंगे और हमारी राजनीति 2 चीजों पर डिपेंड है, एक है बॉम्ब और एक है पिस्टल। हम इनका यूज करने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे और इनका खूब यूज करेंगे। बंगाल में भूपेंद्र नाथ दत्त ने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था युगांतर। ब्रह्म बंदोपाध्याय ने निकाला संध्या समाचार पत्र। और यहीं अरविंद घोष ने भी एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था वंदे मातरम। इन 3 समाचार पत्रों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सरकार अब ये चाह रही थी कि कैसे भी करके इन पे अंकुश लगाया जाए। इसी दौरान 1902 में मिदनापुर और 1907 में बंगाल के कलकत्ता में 2 समितियां बनी। उनका नाम था अनुशीलन समिति से जब पूछा पत्रकारों ने कि आप कैसे काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बम और पिस्टल की राजनीति करते हैं। बम और पिस्टल की राजनीति के तहत हम खून के बदले खून का हमारा नारा है और हम किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के जो भी एक्शन होंगे उनका रिटेलिएशन देंगे और उनकी पूरी कार्रवाई करेंगे। इसी दौरान बंगाल में एक व्यक्ति जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो, ये गए थे उस समय इंटरनेशनल सोशलिस्ट को अटेंड करने के लिए पेरिस में। और पेरिस में यहां उनकी मुलाकात हुई एक रूसी व्यक्ति से और उस रूसी ने इनको सिखाया बम बनाना। और जब ये वापस आए तो उन्होंने कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया। इस बम बना के कारखाने से कलकत्ता के सारे क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। वे कहीं भी जाते एक ऐसा बॉक्स जैसा बम बनाते थे कीले वीले भर करके और उसको कहीं भी फोड़ करके ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों को घायल कर देते। तो बंगाल में इस तरह से गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां। और क्रांतिकारी गतिविधियां अंग्रेजों को बहुत परेशान करती थी क्योंकि उनका बहुत लॉस होता था। इधर समाचार पत्र आग उगल रहे थे, चाहे वो युगांतर हो, चाहे वो संध्या हो, चाहे वो वंदे मातरम हो, ये आग उगल रहे थे। इधर से बॉम्ब के गोले लग रहे थे, इधर से अनुशीलन समिति के लोग जगह जगह पर मीटिंग लेकर के लोगों को क्रांतिकारी बना रहे थे। तो ये था भारत में उग्रवाद यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। और इस क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण के तहत बहुत सारी घटनाएं घटी। एक घटना उस समय घटी जब किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के लिए 2 युवा क्रांतिकारियों को तैयार किया गया। एक थे प्रफुल्ल चाकी और एक थे खुदीराम बोस। ये किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के लिए मिदनापुर से कलकत्ता के क्षेत्रों तक पहुंचे और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 16-17 साल के बच्चे थे। वहां इनको खबर दी गई कि यह रात को पार्टी होती है, यहाँ पर किंग्सफोर्ड साहब आते हैं अपनी बग्गी में और उस बग्गी से लेकर के ये उनका बंगला है। तो ये वहीं झाड़ियों में छुप गए। रात को करीबन वो लोग पार्टी से निकले और वो बग्गी उन्होंने पहचान ली थी और उन्होंने झाड़ियों में छुपे हुए थे और जैसे ही बग्गी अचानक से आई, बंगले के अंदर घुसी, उन्होंने उस पर बम फेंक दिया। लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में बैठ के आया ही नहीं उस बग्गी में। उस बग्गी में उसके दोस्त और उसकी वाइफ बैठ करके आए। तो इस तरह से किंग्सफोर्ड तो बच गया। जैसे ही किंग्सफोर्ड बच गया, वो लोग वहीं जूते चप्पल छोड़ करके ऐसे ही भागे वो लोग।
अलग दूर की तरफ भागे वहां से, और सुबह तक पहुंचते पहुंचते वो आसपास के रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। और जब रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो वहीं वो लोग ठहर गए कि अब यहीं से ट्रेन पकड़ के भाग जाएंगे, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागे ताकि दोनों एक साथ पकड़ में ना आए। सुबह स्टेशन पर खबर चल रही थी कि किंग्सपोर्ट पर किसी ने बम फेंका है, बम फेंका है। उनको नहीं पता था कि हमने जिसमें बम फेंका है वो बच गया है। तो जब स्टेशन पर कुछ सिपाहियों ने, कुछ लोगों ने आपस में बात की और वहां पर आपस में चर्चा चली, तो खुदीराम तो वहीं थे। तो खुदीराम ने कहा कि बच गया, कि बच कैसे गया? तो लोगों को डाउट हुआ कि इसको कैसे पता कि इसको बम फेंका गया है। तो कुल मिला के खबर दे दी गई सरकार के लोगों को कि यहाँ एक लड़का है, और चूंकि उन लोगों ने भागते हुए भी देखा कि बच्चे ही थे, तो उनको पकड़ लिया गया। उन्हें कहा गया कि इसने ही बम फेंका है। पुष्टि करने के लिए जो जूते मिले थे वो उसको पहना के दिखाए गए कि जूते पहना के दिखाओ, उसको फिट आ गए, तो यही था। जूते तो किसी को भी फिट आ सकते हैं, क्योंकि वो संदिग्ध भी था। तो उसको जूते पहनाए गए तो वो फिट आ गए, उन्हें कि यही है, पकड़ लिया जाए उसको। पर उससे पूछा गया तुम्हारा दूसरा साथी कौन है, प्रफुल्ल चाकी। तो वो इधर उधर उसको ढूंढने लगे, उसने उसको सही जानकारी नहीं दी। लेकिन जब बाद में उसकी मारपीट की गई तो उसने बताया कि वो फलाने स्टेशन पर मिलेगा। तो ये उसको खुदीराम को लेकर के स्टेशन पर उसको पकड़ने के लिए गए। हालांकि प्रफुल्ल चाकी समझ गया कि मेरे को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो जैसे उसको पकड़ने के लिए दौड़े, उसने अपने आप को गोली मार ली और प्रफुल्ल चाकी की डेथ हो गई। खुदीराम बोस ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। इंडिया में किसी भी कम उम्र में दी गई पॉलिटिकल फांसी की बात करेंगे तो ये खुदीराम बोस की आती है, जो 11 अगस्त 1908 को दे दी गई। कौन से केस के तहत दी गई? नहीं, वो केस का नाम क्या था? अलीपुर षड्यंत्र। इसको अलीपुर षड्यंत्र कहते थे, इस कारण से उनको फांसी दे दी गई। वो 17 साल के थे उस समय उनको फांसी दे दी गई और वो डेथ हो गई उनकी। तो उस समय आईपीसी नहीं थी भाई, ये तो आज की बात है ना। क्या? अशफाक उल्ला खान। हाँ, क्या आईपीसी? तो मतलब अंग्रेज बना के गए थे। तो आईपीसी 1860 में बनी थी, और आईपीसी अंग्रेजों ने बनाई थी तो बालिग और नाबालिग क्रांतिकारियों पे थोड़ी लगते थे। जैसे आज भी आप उसको पकड़ लिया था अपन ने, कसाब को, तो कसाब पे थोड़ी लगा था कि नाबालिग है। नहीं, वो 18 साल से ज्यादा का था। हाँ, वो 18 साल पूरे कर चुका था अशफाक उल्ला खान। समझ गए? तो यहां से बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अंग्रेजों को लगा कि अब हमको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर स्थितियां बिगड़ जाएंगी। और अंग्रेजों ने खुदीराम बोस की फांसी के बाद फिर उन्होंने इस कारखाने पर छापा डाला। कौन सा कारखाना? जो बम बनाने का था। और कम से कम 34 लोगों को गिरफ्तार किया, 34 लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत सारा गोला बारूद जब्त किया। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति थे उनमें एक थे अरविंद घोष, और एक थे बारिंद्र कुमार घोष, एक थे रास बिहारी, जो पकड़ में नहीं आए थे उस समय, रास बिहारी बोस, ये पकड़ में नहीं आए थे। ब्रह्म बंदोपाध्याय भी थे, ये भी पकड़ में नहीं आए थे। तो ये लोग पकड़ में आए क्रांतिकारियों में। तो जिनमें से बारिंद्र कुमार घोष को तो आजीवन कारावास दे दिया कि तुम तो लाइफ टाइम जेल में रहोगे। अरविंद घोष को कोई सबूत नहीं मिला तो उनको रिहा कर दिया गया। हालांकि रिहा तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जांच चलती रही। अब अरविंद घोष जो बचे हैं और रास बिहारी बोस बचे हैं और ये बचे हैं, अब इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया बंगाल में, क्योंकि अंग्रेजों ने 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित करके ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी। अब बंगाल में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है इसी का। और उधर से जब राजधानी बदलने की घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से दिल्ली करेंगे, तो रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था बग्गी पर, उन्होंने भी बम फेंका, उनकी भी गिरफ्तारी के वारंट निकले। तो अब इन लोगों को गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई डिसीजन लेना था, तो रास बिहारी बोस जापान चले गए और जापान में ही बस गए, वहीं उन्होंने शादी कर ली और वहीं रहने लगे। ठीक, तो एक तो यहां से गायब हो गए। उसी समय बागा जतिन थे, उनको पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, उनकी भी डेथ हो गई। ये बरिंद्र कुमार घोष है तो जेल में ही थे। अब ब्रह्म बंदोपाध्याय हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव कहा था, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव ब्रह्म बंदोपाध्याय ने कहा था, जिन्होंने समाचार पत्र भी निकाला था संध्या करके, भी मैंने अभी बताया था। इन्होंने रामकृष्ण मठ की सदस्यता ले ली, ये रामकृष्ण मठ में सन्यासी हो गए, ये जापान चले गए। अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए, पुडुचेरी।
इन्होंने भी वहां आश्रम बना लिया। तो अंग्रेजों की कार्यवाही के डर के कारण से बंगाल का राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे करके बिखर गया। बिखरा कि नहीं बिखरा? जबकि बहुत तेजी से चला था ये। युगांतर, संध्या, वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों ने धूम मचा रखी थी। अनुशीलन समिति लोगों को खूब परेशान कर रही थी। लेकिन उस बम बनाने के कारखाने पर जब रेड डाली गई और महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो डर के मारे कुछ लोग इधर से उधर तितर बितर हो गए, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग जेल में डाल दिए गए, और जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लोग थे जो विचार दे सकते थे, वो कुछ 2 लोग तो सन्यासी हो गए, जैसे ब्रह्म बंदोपाध्याय वो रामकृष्ण मठ में चले गए, और अरविंद घोष हैं वो पुडुचेरी चले गए, दक्षिण भारत में चले गए, और रास बिहारी बोस जापान चले गए, और जितने भी लोग थे वो सब तितर बितर हो गए। तो बंगाल में ये राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण बहुत जल्दी शुरू हुआ 1902 के आसपास, और 1910 तक आते आते ये समाप्त हो गया। इस जनरेशन के सारे रेवोल्यूशनरी और क्रांतिकारी धीरे धीरे ठिकाने लग गए और उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं, जिस कारण से वो ये सब कार्यवाही कर सकते थे। अब आते हैं इसी दौरान बंगाल, वो महाराष्ट्र में, दूसरा महाराष्ट्र था ना, महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी? किसमें? वही वाले, हाँ। हालांकि ये 1908 में साधु बन गए थे, तो नहीं, वो रास बिहारी बोस थे, अरविंद घोष थोड़ी थे। वे वही है, उनके भाई है, मतलब वही वाले हैं। तो अरविंद घोष नहीं, रास बिहारी बोस, हाँ, ये वही वाले हैं। ये वहीं रहते थे, रास बिहारी बोस, और उनके साथ और भी लोग रहते, जैसे अजीत सिंह रहते थे वहां, है ना। इन लोगों ने ही वहां पर जापान में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारतीयों की एक सेना बनाई थी जो अंग्रेजों के साथ लड़ती थी। तो ये रास बिहारी बोस वही है। महाराष्ट्र में गतिविधियां कैसी थी? देखो, 1876 से लेकर के 1900 तक 24 साल होते हैं। इन 24 सालों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में 18 बार अकाल पड़ा। 18 बार अकाल की स्थिति आई, फेमाइन यानी कि सूखा हुआ, ड्रॉट हुआ इसका। और इस 18 बार अंग्रेजों ने कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया कि भारतीयों को इस विपदा से बचाया जा सके। तो कोई भी सार्थक प्रयास देखने को मिला ही नहीं। तो भारत के किसानों में और अन्य लोगों में सरकार के प्रति घृणा वैसे ही भरी हुई थी। ऊपर से जब महामारी फैली प्लेग की, तो अंग्रेज अधिकारियों ने जांच के नाम पर भारत की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू की, और इसमें भी कोई भी सार्थक प्रयास उन्होंने नहीं किया। इन भावनाओं से उद्वेलित होकर, और ऊपर से महाराष्ट्र में जगह जगह पर भाषण देने का काम करते थे तिलक साहब। तो इन लोगों को लगता था कि बंगाल में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता है। और ये क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चापेकर बंधु ने कर दी। बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, उन दोनों ने उस प्लेग कमिश्नर रेड एम हर्स्ट की चाकू मार करके हत्या कर दी, जो प्लेग की इलाज के नाम पर महिलाओं का शोषण करवाता। तो इस घटना से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी, और ये क्रांतिकारी गतिविधियां आगे जाकर के 19वीं शताब्दी तक बहुत पॉपुलर हो गई। कैसे पॉपुलर हो गई? उस समय जब ये इनको मार रहे हैं, उस समय इटली में एक आंदोलन चल रहा है। इटली में एक आंदोलन चल रहा है कि जो इटली के लोग हैं, वहां पर इटली के एक लीडर ने एक संगठन बनाया है, यंग इटली। और यंग इटली इटली के राष्ट्रवादियों का संगठन है, यानी जो असली नाम से ही इटालियन है, उन लोगों ने अपना एक राष्ट्रवादी संगठन बनाया है कि इटली के लोगों को कोई खतरा नहीं होगा, इटली के लोग सुरक्षित रहेंगे, बाहर के आने वाले लोगों को हम भगा देंगे। ऐसा वहां पे संगठन बनाए हैं। और जो मैजनी ने यह संगठन बनाया है, इस संगठन ने इटली के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इटली का एकीकरण हो सका। तो इटली एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ ऐसे संगठन के कारण से, जिसको यंग इटली कहते थे। और यही एक आगे नतीजा यह निकला कि अपने यहां पर एक नेता हुआ करते थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने क्या किया, ऐसा ही 1901 में एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा मित्र मेला। मित्र मेला नामक संगठन बनाया, और यह संगठन भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता था। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में
इनके द्वारा बनाया गया संगठन, और 1904 में ये पढ़ने के लिए लंदन गए, और लंदन में इनको ऐसा ही माहौल मिल गया कि वहां इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा मिल गए, वहां इनको मदन लाल ढींगरा मिल गए, वहां इनको मैडम भीखाजी कामा मिल गई। वे लोग जो भारत से बाहर रह करके राष्ट्रीय आंदोलन को चला रहे थे, ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई। इनका राष्ट्रीय आंदोलन और उद्वेलित हो गया। इनको लगा कि महाराष्ट्र एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्रांतिकारी आंदोलन में, जैसा बंगाल में हो रहा था। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को संभाला बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक के अलावा इन्होंने बीडी सावरकर ने उनको संभाला, विनायक दामोदर सावरकर ने। और इस तरह से महाराष्ट्र में अंग्रेजों के लिए सरवाइव करना इन लोगों ने मुश्किल बना दिया, और इन्हीं गतिविधियों के कारण से उन्होंने तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। मैंने कल भी बताया था, तिलक को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था 22 जुलाई 1908 को। क्योंकि कौन सी अभिनव भारत वहां इंग्लैंड में बनेगी, हाँ इंग्लैंड में बनेगी अभिनव भारत। ये इसी का नाम बदल के उन्होंने अभिनव भारत किया, मित्र मेला का नाम बदल के इंग्लैंड में। हाँ, तो ये वहां बनेगी 1904 में। उससे पहले वहां पर इंडिया हाउस बन चुका था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन चुकी थी। ठीक, इसके अलावा अनुशीलन समिति पहले से बंगाल में काम कर ही रही थी। तो इन्होंने भारत से बाहर रह करके भारतीयों की मदद करने की कोशिश की बीडी सावरकर ने, और कई मायनों में कुछ जगहों पर इन्होंने अच्छा काम किया। इन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे हथियार भारत भेजने का निश्चय किया, और यही केस इन पर लगाया गया था, जिस कारण से इनको अरेस्ट किया गया था। हालांकि उनको फिर से फ्रांस के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनको फिर से पकड़ लिया गया। तो उनकी जो आंदोलन है वो हमेशा ही राष्ट्रवाद से जुड़े थे। वो हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देते थे, क्योंकि महाराष्ट्र स्वराज्य की भूमि रही है शिवाजी के समय से, इसलिए महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे हमेशा ही सबसे ऊपर रहे। इसलिए महाराष्ट्र में ही जितने भी संगठन बने हैं उनमें राष्ट्रवाद सबसे कट्टर देखा जाता है। जैसे नागपुर से चलाने वाले अपन आरएसएस को देखेंगे, तो आरएसएस का मूल उद्देश्य यही है कि भारत की संस्कृति की किसी भी कीमत पर रक्षा की जाए, और भारत की संस्कृति का मतलब है हिंदुत्व की रक्षा की जाए। तो महाराष्ट्र से हमको ऐसे विचार बहुत क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं। और महाराष्ट्र में जब ये आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन, उसी समय पंजाब में भी क्रांतिकारी आंदोलन को बल मिला, और वहां पर एक बड़े नेता अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन्होंने वही सब किया जो बंगाल में रास बिहारी बोस ने किया, अरविंदो ने घोष ने किया, और यहां पर जो सावरकर ने किया, इन्होंने वो सब पंजाब में करना शुरू कर दिया। जब ये पंजाब में ये सब कर रहे थे तो अंग्रेजों ने इन पर सेडिशन का केस लगा करके इनको अरेस्ट करके मांडले जेल भेज दिया। मांडले जेल कहां पर है? मांडले नहीं, म्यांमार में मांडले जेल है, वहां इनको भेज दिया गया। वहां उन्होंने सजाएं काटी है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों का सिरे यह था कि या तो अंग्रेज आपको मार देंगे या आपको आजीवन कारावास दे देंगे। जैसे आपने देखा होगा बीडी सावरकर ने बहुत कठिन समय जेल में गुजारा, उनको काला पानी की सजा दी गई यही अंडमान निकोबार में बहुत। और काला पानी की सजा का मतलब होता व्यक्ति को लगभग मार देते थे, ऐसी स्थिति कर देते कि वो कोई काम तो नहीं कर सकता है। तो क्रांतिकारियों को वो आतंकवादी समझते थे, और समझना भी चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार के खिलाफ कोई विरोध करेगा तो क्या कहेंगे उसको? कौन सी? काला पानी जेल। हाँ, जेल है ना, सेलुलर जेल। काला पानी की सजा नहीं है, सेलुलर जेल है, सिर्फ जेल का नाम है सेलुलर जेल। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में बनी है। आप जा सकते हैं घूमने के लिए, बहुत सस्ता पैकेज है वहां का। हाँ, अच्छी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं, शिप से भी जा सकते हैं। अंडमान निकोबार का प्रशासन कलेक्टर ही चलाता है, वहां पर एक प्रशासक ही चलाता है। और छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन बस वहाँ कुछ इंटीरियर जगह पे नहीं जाना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक जनजातियां रहती हैं, जैसे ओंगे, सेम्पेन, जोराबर, तो बड़ी ऐसी जनजातियां वहां पर रहती हैं। और वहां पर जनजातियों की जनगणना कैसे होती है? जनगणना तो होती है ना, कैसे करते होंगे उनकी जनगणना? उनके मतलब उनके ग्रुप में जो होंगे उनसे बात करके किसी समझदार पढ़े वगैरह, वो पढ़े लिखे से बात कर ले। उनके ग्रुप में कौन पढ़ा लिखा है? अलाउ ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं, कभी जंगल से निकल करके, तो समुद्र के किनारे खाने पीने की वस्तुएं रख देते हैं और छुप करके बैठ जाते हैं। जितने लोग उठा ले जाते हैं, गिन लेते हैं, 2 लोग उठा ले गए। बड़ी अजीब सी परंपरा है। इससे क्या कभी सही जनगणना हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। हो सकता है एक ही बार उठा के ले जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्योंकि अब क्या करें, जनगणना करने के लिए ड्यूटी किसकी लगती है? टीचरों की लगती है ना, शिक्षकों की लगती है। शिक्षक बेचारा पढ़ाए,
कि जनगणना करे, कि वैक्सीन के कोवैक्सीन के टीके लगवाए, या काय की लिस्ट बनवाए, या इलेक्शन करवाए, तो वो कहता है यार मैं क्या अपनी जान दे दूं क्या? और बात सही भी है कि वो अंदर घुस के कैसे करेगा जनगणना, एक और कम हो जाएगा। लोकल लोग, अब तो खैर लोकल लोग मदद करने लगे हैं, ऐसा नहीं है, अब तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी भाषा जानते हैं तो उनसे बात करने लगे, लेकिन फिर भी कोर ऐसे जगहों पर कभी भी वास्तविक जनगणना नहीं हो पाती। लोकल लोग नक्सल प्रभावित में तो जनगणना आसानी से हो जाती है, इसीलिए क्योंकि नक्सली 24 घंटा नक्सली नहीं रहते ना, वो दिन में तो अपने गांव में खेती करते हैं, वो जब समय होता है तब निकालते हैं अपने हथियार, और इसीलिए तो नक्सलवाद को खत्म करना बहुत मुश्किल है, वो दिखता नहीं है। कैसे खत्म करोगे आप गांव में गए तो बेचारा वो फसल काट रहा है, जी साहब क्या हो गया, कि तू नक्सली है? कैसी बात करते साहब, और जैसे ही साहब गए तो उसने अपना बोरा हटाया, उसमें से निकालिए कि 47, चलो पहली वर्दी, बन गए नक्सली। तो समस्या तो यही है उसमें कि वो ऐसी चीज है कि यही तो कारण आतंकवादियों के साथ होता है। हम आतंकवाद को 2 मिनट में खत्म करते, लेकिन पहचाने कैसे? उसका विचार आतंकवादी है। आतंकवादियों को यूनिफॉर्म थोड़ी है कि उसके 4 कान लगे पकड़ लो इसको, ऐसे नक्सलवादी, उनका विचार नक्सलवाद है, उनका विचार आतंकवाद है। भाई आतंकवाद तो कोई भी फॉलो कर सकता है ना, इसलिए तो कई बार पकड़े जाते हैं लोग कि अरे ये तो यहाँ पर प्रोफेसर था, ये तो आतंकवादी निकला। ऐसा कहते कि नहीं कहते कई बार? तो ऐसे विचार होता है वो, वरना तो लोग पहचान लेते तो दूर से ही खत्म कर देते सबको पहचान के। और सेम यही नक्सलवादियों के साथ है। तो सरकार बेचारी क्या करे, और हमारा कानून क्या कहता है कि 1000 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी है कोई निर्दोष ना मर जाए, है ना। आप वहां जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे हमारा ये कुणाल है ना, ऐसे बच्चे, इससे भी छोटे छोटे बच्चे, नहीं छोटे छोटे बच्चे, वो वहां पर उनको पता नहीं क्या उनके ब्रेन में भरा जा रहा है कि वो सब नक्सलवाद की ओर प्रेरित हो रहे हैं। उनको जो सिखाया जाता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, सबसे बुरी चीज डेमोक्रेसी है। क्या ऐसा वास्तव में है? डेमोक्रेसी से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और उनको यह भी पता है कि ये लोग पढ़ लिख गए तो डेमोक्रेसी समझ जाएंगे अच्छी चीज है, इसलिए स्कूल नहीं जाने देते कभी। सरकार स्कूल जाने के लिए रोड बनवाती है, पुल बनवाती है, और वो पुल उड़ा देते हैं, बोर्ड नहीं डालने देते। एक मूवी आई थी ना न्यूटन करके, उसमें दिखा गया है कि नक्सलवादियों के बोर्ड डालना कितना कठिन काम होता है नक्सलवादी एरियाओं में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डेमोक्रेसी का वो विरोध करते हैं, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं, उसके तो वो विरोधी हैं कि नहीं बोर्ड नहीं डालने देंगे। तो सरकार कैसे बनेगी? तो क्या सपना दिखाते हैं कि हम सब बंदूक की दम पर एक दिन कब्जा कर लेंगे पूरे देश पर। संभव है? तुम देश तो छोड़ो, किसी जिले पे नहीं कर पाओगे कब्जा, नहीं कर पाओगे। बस ये है कि हिंसा करके कुछ निर्दोष लोगों को मार सकते हो, हिंसा करके निर्दोष लोगों को मार सकते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। और सेनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए वो छुप करके वार करते हैं और गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। और इसीलिए हमने स्पेशली फोर्स बनाए हुए हैं हर स्टेट ने। एमपी गवर्नमेंट का फोर्स है हॉक फोर्स, जो एमपी पुलिस का ही एक पार्ट है। हॉक फोर्स स्पेशली नक्सलवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया है ना। तो वो बालाघाट में, मंडला के क्षेत्रों में, छिंदवाड़ा के क्षेत्रों में, जहां जहां नक्सल का इन्फ्लुएंस है। लेकिन पिछले 15-20 सालों से नक्सलवाद धीरे धीरे करके कम हो गया है, क्योंकि मनमोहन सरकार के समय घोषणा की गई थी, हॉक फोर्स उसी समय डेवलप किया गया था, और ये कहा गया था कि हमको कैसे भी करके इस रेड कॉरिडोर को खत्म करना है। जहां जहां लाल का प्रभाव है, रेड का प्रभाव, उसको खत्म करना है। और लाल का मतलब होता है नक्सलवाद, हाँ, क्योंकि उनका आपस में अभिवादन यही होता है, लाल सलाम। जैसे हम लोग कहीं बस्तर से निकले हैं और कोई मिल जाए, खैर अपन को तो कोई मारेगा नहीं, हाँ ऐसे ही उनका क्या है, लाल सलाम। तो जब अपन को कोई रास्ते मिलेगा जय हिंद, तो अपन समझ जाते हैं अरे तो अपना भाई है। तो वो उसको भी जब कोई लाल सलाम करता है, अरे ये तो अपना कम्युनिस्ट है तो उनके भी अपने अपने अभिवादन हैं। बस ये है कि थोड़े से कट्टर विचार हैं। आप एक मूवी देखिएगा जरूर, बहुत छोटी सी मूवी है, बुद्धा इन ट्रैफिक जाम। बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है। कई बार आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी सरकारों के लोग लेफ्ट सरकारों पर आरोप लगाते हैं अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म सुना है? क्या होता है अर्बन नक्सलिज्म? नक्सलिज्म तो ग्रामीण एरिया में रहता है, जंगलों में रहता है। अर्बन का मतलब तो शहर होते हैं। तो उनका ये मानना, हाँ, उसको नहीं प्रभावित नहीं करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, मार्क्सिस्ट बन गए, वो पढ़ा तो वो प्रोफेसर ही हैं पढ़ाने के नाम पर, लेकिन उनका अंदर से विचार नक्सलवाद को सपोर्ट करने लगता है।
तो ऐसे लोग नक्सलवाद को बनाए रखने के लिए शहरों में रहते हुए उनको फंडिंग करते हैं। उनको कहा जाता है अर्बन नक्सलिज्म, वरना नक्सलिज्म कॉन्सेप्ट तो गांव का ही है, शहरों का तो है ही नहीं, लेकिन शहरों के लोग इसको सपोर्ट करते हैं। यही मैंने कहा उस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में दिल्ली किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर इसको सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही आरोप लगाते हैं जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर, कि वो यूनिवर्सिटी भी वामपंथ को सपोर्ट करती है और वहां कार्ल मार्क्स के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी वामपंथी यूनिवर्सिटी है और वामपंथी यूनिवर्सिटी हमेशा नक्सलवाद को सपोर्ट करती है, तो इस पर आरोप लगाते हैं, है ना, जबकि ऐसा है नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिख जाते तो नक्सलवादी बन जाते हैं। नहीं, या तो कम पढ़े लिखे नक्सलवादी या ज्यादा पढ़े लिखे नक्सलवादी। कम पढ़े लिखे गांव में, ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसको अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। अर्बन नक्सलिज्म अच्छी चीज नहीं है और नक्सलिज्म भी अच्छी चीज नहीं है। नक्सलिज्म का विचार अच्छा है, तरीका बहुत बुरा है। अगर आपका विचार बहुत अच्छा है तो फिर चुनाव लड़िए। अगर आपका विचार इतना अच्छा है तो लोग आपको वोट देंगे, लेकिन वो चुनाव तो चाहते ही नहीं है ना, शॉर्टकट में कब्जा करेंगे, जैसे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। यह संभव नहीं हो पाएगा और ये चीज उनको आती है अच्छे से, इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, ताकि, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो वो तो समझ जाएगा डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, हमारी बात क्यों मानेगा। तो छोटे बच्चों से कहते हैं कि चिंता नहीं करो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएंगी, झोंपड़ियों में रहना नहीं पड़ेगा, हम लोग महलों में रहेंगे, कब्जा कर लेंगे इस देश पर, राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। ऐसे ऐसे सपने लोगों को दिखाते हैं। ये मतलब सरासर झूठ सपने हैं, ये कभी संभव नहीं होगा। इस देश में इतना आर्टिलरी है, इतना फोर्स है, वो तो निर्दोष लोगों के कारण से रुक जाते हैं, वरना मुझे लग रहा है 1 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं लगेगा कहीं इसको खत्म करने में। लेकिन सरकार को लगता है निर्दोष लोग ना मरे, बस गलती तो यही होती है ना कि निर्दोष भी मरते हैं साथ में, और पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन नक्सलवादी है कौन नहीं, यही एक समस्या है। तो ऐसे ही उस समय हुआ कि सरकार भी समझने लगी कि अब ये लोग बहुत उग्र हो गए। उग्रता का बदला उग्रता से ही दिया जा सकता है। आप किसी को गाली देंगे तो सामने वाला भी गाली देगा, आप किसी को धक्का देंगे वो भी धक्का देगा, आप गोली चलाएंगे तो वो भी गोली चलाएगा। तो जब इन्होंने बम और पिस्टल का यूज करना शुरू कर दिया तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए तो अच्छी बात थी। आपने बम और पिस्टल का यूज करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश सरकार भी फ्री हो गई ना यूज करने के लिए, वो भी यूज करेगी। उसने एनकाउंटर करना शुरू कर दिया, फांसी देना शुरू कर दिया लोगों को। अभी तक नहीं दे पा रही थी, क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग उग्र नहीं थे। अब उग्र हो गए तो वो भी उग्र हो गए, जैसे को तैसे का बदला मिलेगा। तो उन्होंने भी अपनी कार्यवाही को तेज कर दिया, दमनकारी कर दिया और हिंसात्मक गतिविधियां वो भी करने लगे, ये भी करने लगे। इस कारण से एक उग्र भावना का उदय हुआ और ये बहुत बेकार भावना थी। भले ही बेकार थी, लोगों की जान गई, कुछ भी गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार को खुदीराम बोस हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे फिर बारिंद्र कुमार घोष हो, चाहे अरविंद घोष हो, या फिर चाहे हेमचंद्र कानून गो हो, चाहे भूपेंद्र नाथ दत्त हो, इन्होंने अपने प्राण तो दिए, लेकिन एक मैसेज भी दिया कि अगर कार्यवाही ताकत से की जाए, हिंसात्मक की जाए, तो असर तो पड़ता है। अंग्रेजों को असर पड़ने लगा और अंग्रेज अपने आप सुधरने लगे। वे भारतीयों को अपनी पार्लियामेंट में बिठाना चाहने लगे कि हम भारतीयों को धीरे धीरे करके अपनी पार्लियामेंट में बिठाएंगे ताकि ये लोग विरोध कम कर देंगे। लेकिन तब तक तो मामला पलट चुका था। क्रांतिकारी ये कह रहे थे कि हमको तुम्हारे साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठना है, हम खुद की पार्लियामेंट में बैठेंगे, अब उसकी जरूरत ही नहीं हमको बैठने की। और 1907 में 6 में चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, 7 में भगत सिंह पैदा हुए। अभी तो ये पहला चरण निकला है, अब दूसरे चरण जब आएगा, भगत सिंह, सान्याल, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग आएंगे, तो ये क्रांतिकारियों का दूसरा चरण है। क्रांतिकारियों का चरण बहुत छोटा होता है, जल्दी से खत्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हिंसात्मक गतिविधि करते हैं, तो या तो अपने ही विस्फोट में मारे जाते हैं या फिर सरकार के विस्फोट में मारे जाते हैं। लेकिन वो शॉर्ट पीरियड इतना ज्यादा असर पैदा कर देता है, वो इस एटॉम की तरह है जो दिखता तो छोटा है लेकिन बिजली इतनी पैदा करता है, उस हीलियम 3 की तरह है। सर ने बताया हो ना, हीलियम 3, तो हीलियम 3 की तरह है जो दिखता तो छोटा है लेकिन बिजली लाखों गुना पैदा कर सकता है, करंट लाखों गुना पैदा कर सकता है। ये क्रांतिकारियों का ये रोल रहा कि वो कहते हैं ना कि 4 दिन जिए शेर के माफिक। टीपू सुल्तान कहता है कि 4 दिन भी जिएंगे लेकिन शेर की तरह। भगत सिंह ने भी यही कहा। ये सब लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन इनको सबक सिखा के जाएंगे। तो भारत का जो आंदोलन था उसमें क्रांतिकारियों का रोल कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने घर छोड़ करके ये निश्चय कर लिया, चंद्रशेखर आजाद के पास एक बक्सा होता था, उसमें क्रांतिकारियों के खर्चे का पैसा होता, बहुत मार्मिक कहानी है, क्रांतिकारियों के खर्चे का पैसा होता था। और भगत सिंह के माँ बाप तो यहीं रहते थे, मध्य प्रदेश के झाबुआ में।
यहीं रहा करते थे, यहीं उनका बर्थ हुआ था। तो उनसे कहा गया कि तुम्हारे माँ बाप के पास खाने के लिए पैसा, रोटी नहीं, वो दूसरों के यहाँ मांग करके खाना खाते हैं और अपने पास खजाने में क्रांतिकारियों के लिए पैसा है। तो भगत सिंह ने कहा था कि ये पैसा देश के क्रांतिकारियों का है, मेरा नहीं है, और ये पैसा उन लोगों ने दिया है जो चाहते हैं कि ये देश आजाद हो। कुछ लोग पैसा दे करके देश को आजाद कराना चाहते हैं, हम अपने प्राण दे करके देश को आजाद कराना चाहते हैं। तो अगर मेरे जैसे बेटे को पैदा करके वो भी अगर ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं शायद वो भी देश के लिए कर रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं इतनी माओं के लिए काम कर सकता हूं तो शायद मेरे माँ बाप को भी कोई ना कोई खिलाई देगा। अगर मैं दूसरों के लिए कर सकता हूं तो उनको भी कोई ना कोई खिलाई देगा। उन्होंने उनको पैसे नहीं दिए अपने माँ बाप को, जबकि उनके साथियों ने कहा, मैं कहा नहीं, ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये हमारे क्रांतिकारियों का फंड है जो इधर से उधर जाने के लिए, खाना खाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए यूज होता है। क्रांतिकारियों के अपने मैनुअल होते थे कि हथियार कहाँ से लाएंगे। हथियार लाना भी बड़ा कठिन काम होता था क्योंकि अंग्रेजों की नजर हमेशा रहती थी, और वो लोग बहुत अच्छे इंपर्सनेटर भी होते थे, बहरूपिया होते थे, भेष बदल लेते थे। जैसे भगत सिंह ने जब उसको गोली मारी सैंडर्स को, तो वहां से वो भागे तो भेष बदल के भागे दुर्गा भाभी के साथ, अंग्रेजों के कपड़े पहन लिए, हेडवेट लगा लिया, एक बच्चे को गोद में ले लिया और बैठ गए। पूरी ट्रेन में लाहौर में जांच चल रही है, भगत सिंह तो नहीं है, और भगत सिंह ट्रेन में बैठे हैं। उनकी ट्रेन जा रही थी बंगाल, वो उतर के लखनऊ में गायब। तो ऐसे तो कहते ना आजादी के दीवाने थे वो लोग। उनको एक ही चीज दिखती थी कि देश को आजाद कैसे कराया जाए, और उनको ये भी पता होता था कि घर से निकलते थे तो पता नहीं कब मर जाए वो, क्योंकि 24 घंटे अंग्रेजों की बंदूक की नाल उनकी तरफ रहती थी। जिस दिन रडार पे उस दिन गोली मार देंगे उनको। और क्रांतिकारी तो सबसे ज्यादा रडार पे रहते थे, है ना। वो उदारवादी थोड़ी थे कि उदारवादियों की तरफ रडार नहीं रहती थी कभी, क्योंकि वो कहते हैं कि उदारवादी धीमे धीमे प्रक्रिया करते थे, उनकी प्रक्रिया तेज होती थी, इंटेंसिटी ज्यादा रखते थे, इसलिए उनके प्रभाव भी बहुत खतरनाक उत्पन्न हुए। और जब देश में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ तो अंग्रेजों की नाक में नकेल डाल दी गई। उनके तो टारगेट फिक्स थे, अंग्रेज कहीं पैसा इधर से उधर ले जा रहे हैं, लूट लो, खजाना लूट लो। उन्होंने काकोरी कांड किया क्रांतिकारियों ने, उन्होंने अंग्रेज इधर से उधर हमारे कैदियों को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, लूट लो। आज भी आपने देखा होगा मूवी में, बाहुबली को एक जेल से दूसरी जेल में ले जाते हैं, रास्ते में उसको छुड़ा लेते हैं उसके साथी। तो यही काम करते थे वो भी कि इधर से उधर जेल में शिफ्ट करोगे हम छुड़ा लेंगे, और कहीं से पैसा इधर से उधर लेके जाओगे हम लूट लेंगे, मौका मिला तो मार देंगे, बदला जरूर लेंगे। और सेकंड जनरेशन में तो जब लाला लाजपत राय आ गए, लाला लाजपत राय की डेथ 19 नवंबर को हुई थी, और उन्होंने अगले ठीक 1 महीने बाद सैंडर्स को मार करके बदला ले लिया। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो लाला जी, हमारा काम ही ये है, हमारा तो मेन काम ही ये, हम तो करेंगे यही। और उनको ये भी नहीं पता था कि हम कब तक जीवित रहेंगे। और ऐसा भी कहते हैं कि भगत सिंह ने फांसी का फंदा खुद चुना। वो चाहते तो चंद्रशेखर आजाद उनको भगा सकते थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। चंद्रशेखर आजाद 1931 में 27 फरवरी को उनकी डेथ हुई, और भगत सिंह 23 मार्च को उसी साल उनको फांसी सुखदेव और राजगुरु के साथ दी गई। अब नेट पर सर्च कर लिएगा, एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उस पर लिखा है कैपिटल पनिशमेंट ऑफ भगत सिंह। तो शाम को 7 बजे उनको फांसी दे दी गई थी, है ना। दिन ही सुबह थी, लेकिन शाम को ही 7 बजे उनको फांसी दे दी गई। और भगत सिंह के माता पिता उनकी बॉडी को लेने आए तो बॉडी उनको नहीं मिल पाई थी, क्योंकि शाम को ही फांसी दे दी गई, सुबह देनी थी फांसी, तो शाम को फांसी दे दी गई। तो उस कारण से बॉडी को उन्होंने सुबह डिसमेंटल करने के लिए पीछे के गेट से निकाल करके लाहौर के पास जो नदी है वहां पर उनको मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की अंग्रेजों ने। लेकिन तब तक किसी ने खबर दे दी कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की बॉडी यहाँ पर जलाई जा रही है। पूरे जितने भी लोग, जो मजमा गया था, वो सब दौड़ पड़ा और अंग्रेज वहां को छोड़ के भाग गए। कुछ अंग्रेज पकड़ में आ गए, उनको उन्होंने मारा, लेकिन भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। दुख इस बात का है कि आज भी भगत सिंह को समझने वाले इस देश में नहीं। लोग आज भी भगत सिंह को पार्टी के हिसाब से यूज करते हैं। क्या भगत सिंह के लिए कोई पार्टी बड़ी चीज थी कि देश बड़ी चीज थी? उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस पार्टी में इसमें उसमें जाऊंगा, उन्हें कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्रांतिकारियों के विचार अलग थे, और सही मायने में उनका रोल कभी आंका नहीं जा सकता है। वो बात अलग है कि अंग्रेजों के खिलाफ थे तो अंग्रेज तो उनको बुरा कहेंगे ही कहेंगे, अंग्रेज तो बुरा कहेंगे ही कहेंगे। जैसे जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी क्या कहेंगे एक दूसरे को? कोई आतंकवादी अगर किसी को मार के आए तो दूसरा आतंकवादी क्या कहेगा? शाबाश, तुमको मेडल मिलना चाहिए। और जिसको मार गया वो कहेगा ये बहुत बदमाश टाइप के लोग हैं, इनको फांसी मिलनी चाहिए। तो बात ये होती है कि हम किस पक्ष में खड़े हैं, है ना। इसलिए उनके आतंकवादी अपने आप को कभी आतंकवादी कहते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं? हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं। वो कभी नहीं कह सकते अपने आप को आतंकवादी। क्या भगत सिंह अपने आप को आतंकवादी कहते हैं उस समय? नहीं, हम तो आजादी के दीवाने हैं,
हम तो देश के क्रांतिकारी हैं, वो कभी नहीं कहेंगे अपने आप को। तो क्रांतिकारी आतंकवादी वो कहता है जो दूसरे पक्ष में होता है, क्योंकि उसके लिए आतंकवाद का काम कर रहे हैं, वो डर फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। तो भारत में ये क्रांतिकारी गतिविधियों ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिस माहौल की बदौलत न केवल भारत बल्कि इंग्लैंड तक के क्षेत्रों में भारत की स्वतंत्रता के किस्से मशहूर हो गए। और ये आंदोलन ज्यादा समय तक चला और उसी समय कांग्रेस में फेरबदल हुआ और 1907 के बाद मैंने बताया था कि कांग्रेस भी बदलने लगी। तिलक जैसे लोगों ने कांग्रेस में दावेदारी पेश कर दी। 1907 में कांग्रेस बट गई थी, आधी नरम दल हो गई, आधी गरम दल हो गई थी। और 1908 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तिलक को। तिलक गिरफ्तार हुए। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लेके आए, जिसमें मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक। और इधर 1910 में फिर से प्रेस एक्ट पारित कर दिया इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ और दिल्ली दरबार के बाद राजधानी बदल गई, तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी धीरे धीरे करके बंगाल से दिल्ली की तरफ शिफ्ट होने लगी। और 1913 में एक प्लान बना कि हम कैसे भी करके भारत में अंकुश तो लगाएंगे। और अंकुश प्लान कोई बनता, नया एक्ट पास होता, उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? क्यों भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों? किस पर? एक छोटा सा देश है, इसका नाम है सर्बिया, है ना। और इधर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के पीछे एक बड़ा देश है जिसका नाम है जर्मनी। और यहां पर एक बड़ा देश है जिसका नाम है रशिया। और यहां एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, ठीक। क्या है कि जर्मनी को जब बनाया गया था ना बिस्मार्क ने, तो उसने गलत मैसेज दिया। तो उसने कहा कि जर्मनी को दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जर्मनी को कुछ नहीं चाहिए, जर्मनी के पास सब कुछ है। कह तो वो ये रहा है, और कर क्या रहा है कि फ्रांस के लॉरेन और एल्सस पर कब्जा कर लिया। ये लोहा और कोयला के क्षेत्र हैं। कह ये रहा है कि जर्मनी को कुछ नहीं चाहिए और फ्रांस के लॉरेन और एल्सस पर कब्जा कर रहा है। तो फ्रांस इसका दोस्त होगा कि दुश्मन? दुश्मन होगा। लेकिन फ्रांस बहुत छोटा देश है, इसलिए वो इससे लड़ नहीं सकता, इसका एनिमी हो गया। लेकिन ठीक इधर जो सर्बिया का क्षेत्र है, और सर्बिया के क्षेत्र के बगल में एक और छोटा सा क्षेत्र है जिसको कहते हैं बोस्निया। बोस्निया हर्जेगोविना, यहां सारे लोग रूसी रहते थे। तो रशिया कहता था कि ये मेरा है और मैं इस पर शासन करूंगा, और करता भी था वो। इसने क्या किया, जर्मनी ने ये बोस्निया ऑस्ट्रिया को दिलवा दिया। इसके मना करने के बाद भी, रूस की आपत्ति के बावजूद भी उसने कहा कि बोस्निया ऑस्ट्रिया को दे दो। तो क्या रूस इसका दोस्त बचेगा? और रूस भी इसका दुश्मन हो गया। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए जर्मनी के। जर्मनी में जब उसकी डेथ हो गई, विलियम क्या कहते हैं उसको, विलियम केसर की, तो उसका बेटा आया। बेटा इतना योग्य नहीं था, वो नहीं समझ पाया कि रशिया से दुश्मनी मोल लेना क्या हो सकता है। फ्रांस से चल सकती है, रशिया से नहीं चल सकती। और उसने इस रशिया के विरोध में आ गया। अब वो रशिया से लड़ने को तैयार है, फ्रांस से तो लड़ने को तैयार पहले भी थे। यहां पर एक देश है जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया एक आंदोलन चला रहा था कि जहां जहां सर्ब रहते हैं उसको सर्बिया बना दो। सर्ब एक जाति थी, और जहां जहां सर्ब रहते हैं उसको सर्बिया बना दो। लेकिन मूलतः सर्बिया तो बन नहीं पाया। सर्बिया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ये वहां की आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी जब वो बोस्निया के क्षेत्रों में गया। तब जून में 1914 में उनकी हत्या कर दी। और ये हत्या की जिम्मेदारी सर्बिया को लेनी पड़ी, क्योंकि एक पागल आदमी ने कर दी थी हत्या। उसने कान से सुन लिया कि हत्या करनी है, उनको धरना देना था, विरोध करना था, लेकिन उसने जाके गोली मार दी राजकुमार और उनकी पत्नी। इस कारण से रशिया ट्रैप में आ गया और ऑस्ट्रिया का प्रेशर बना उसके ऊपर। ऑस्ट्रिया खुद कुछ नहीं है, उसके पीछे कौन है? जर्मनी है। तो ऑस्ट्रिया ने सलाह ली जर्मनी से कि मैं क्या करूं। तो जर्मनी ने कहा कि आप उस पर एलिगेशंस लगाओ और उस पर पैसा लो। उन्होंने सर्बिया पर इतने बड़े चार्जेस लगाए, सर्बिया ने आधा पैसा चुका भी दिया कि कुछ पैसा चुकाने के लिए समय दे दो। तो मामला शांत हो गया था। और जब जर्मनी ने एक्सेप्ट किया कि पैसा मिल गया, तो उसने कहा पैसा तो मिल गया लेकिन आधा मिला है, और सर्बिया आधे पैसे को कुछ समय चाहिए उसको। सर्बिया छोटा देश है,
तो जर्मनी ने कहा कि नहीं, अभी लो पैसा, और पैसा नहीं दे रहे हैं अभी तो आक्रमण कर दो, सर्बिया पर आक्रमण कर दो। तो जर्मनी के प्रभाव, और ऑस्ट्रिया तो सोचेगा ही नहीं क्योंकि पीछे जर्मनी खड़ा है, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया अगस्त में, 28 अगस्त आक्रमण कर दिया। सर्बिया बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सर्बिया ऑस्ट्रिया से तो लड़ सकता है, किससे नहीं लड़ सकता? वो जर्मनी से नहीं लड़ सकता, ऑस्ट्रिया से तो लड़ लेगा सर्बिया, लेकिन जर्मनी से नहीं लड़ सकता क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा देश जर्मनी खड़ा हुआ है। ऑस्ट्रिया को बड़ा मजा आया, सर्बिया को बड़ा मजा आया कि उसे अपने पीछे एक बहुत बड़े देश की परछाई दिखाई दी, और ये कौन था? रसिया। रसिया का युद्ध में आने का मतलब है कि अब वर्ल्ड वॉर होगा। अभी तो बच्चे लड़ रहे थे, उधर अब तुम लोग हट जाओ, अब हम देखते हैं आपस में, है ना? चूंकि फ्रांस तो पहले से इसका जर्मनी का दुश्मन है, इसने किसको ज्वाइन किया? रशिया को जाके ज्वाइन किया। तो ये दोनों को एक तरफ कर दिया गया। अब रशिया और इनकी लड़ाई है, यहां से शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड किस तरफ है? इंग्लैंड किस तरफ है? नहीं, जर्मनी की तरफ इंग्लैंड लड़ रहा है। सॉरी, जर्मनी के विरुद्ध में इंग्लैंड लड़ रहा है, रशिया की तरफ लड़ रहा है। हाँ, इधर लड़ेगा इंग्लैंड, क्योंकि जर्मनी को तो ये लोग हराएंगे ही। अब युद्ध चला है 1914 से लेकर के 1919 तक चला है, वैसे 18 में ही समाप्त हो गया, है ना? इधर इसी युद्ध के दौरान ही रसिया में क्रांति हो रही है, रसिया में क्रांति भी चल रही है। रसिया के लोग कह रहे हैं कि हमको राजा का शासन नहीं चाहिए, हटाओ इसको। तो वहां दो लोग क्रांति कर रहे हैं, एक है लेनिन, एक है मार्तोवा। तो हटाओ राजा को, हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्तोवा ने यह कहा क्रांति में दौरान ये कहा कि अगर मैं राजा बनता हूं रसिया का, तो मैं रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर कर लूंगा, ये प्रॉमिस किया उसने, और रसिया में चुनाव कराऊंगा। ये दो बड़े वादे उसने किए। लेकिन मार्तोवा की सरकार तो बन गई ना, उसने वर्ल्ड वॉर से इसको बाहर किया ना चुनाव कराए। तो फिर लेनिन ने एक और क्रांति करी 15 दिन बाद, और रसिया पर कब्जा कर लिया, और रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर कर लिया, और रसिया में इलेक्शन की घोषणा भी कर दी उसने। इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग जीते उसमें इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और सर्बिया नहीं, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और क्या एक और रह गया इसमें, 4 थे। अमेरिका जिनकी तरफ से लड़ा, यूएसए। फ्रांस के क्लीमेंसू, इंग्लैंड के जॉर्ज लॉयड, इटली के ऑरलैंडो और अमेरिका के विल्सन। इन 4 लोगों को बिग 4 कहा गया, क्योंकि जीतने के बाद पूरी दुनिया में इनकी चली। इन्होंने जर्मनी को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड जीत गया था, और जब इंग्लैंड यहां पर युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था तो भारत में क्या चल रहा था? जब इंग्लैंड का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था, तो बहुत सारे भारतीयों से यह कहा जा रहा था कि आप अंग्रेजों की सेना में चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ना है आपको। और उसी समय महात्मा गांधी भारत में आए 1915 में। तो महात्मा गांधी जब भारत में आए तो महात्मा गांधी ने भी कई जगहों पर यह कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों का साथ देना चाहिए। इसलिए उन पर यह आरोप लगाया गया कि महात्मा गांधी कुछ नहीं है, भारतीय सेना में भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं। सार्जेंट यानी कि एजेंट है। लेकिन यह बात सही नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन करिए, और ब्रिटिश सरकार से बैठ करके ये बात करिए कि हम भारत को कैसे स्वतंत्र करा सकते हैं। आप ब्रिटिश सरकार से लड़के नहीं ले सकते हैं, आपको ब्रिटिश सरकार से बात करनी पड़ेगी, और लड़ाई हिंसा वाली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उस घटना को कई जगहों पर अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया कि महात्मा गांधी सेना में भर्ती करने वाले एजेंट थे। ही वॉज नॉट ए एजेंट टू रिक्रूट इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, while he was the better planner of that time। वो बहुत अच्छी योजना बनाने वाले थे जो उन्होंने बनाई उस समय। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो चीजें हैं, इसको अपन लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब हम इसको समझते हैं। ठीक है।